हेलो दोस्तों, कैसे हो? होप करता हूं आप लोग स्वस्थ मस्त और जबरदस्त होगे। देखो, आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है 14 प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फ्यूल। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ये पर्टिकुलर चैप्टर है जिसके अंदर का एक स्पेसिफिक टॉपिक है जो कि है क्या 14 प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फ्यूल, हम वो कवर कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम। हमारा पहला टॉपिक कि फ्यूल के प्रिंसिपल्स। सबसे पहला प्रिंसिपल जो फ्यूल का हम देखते हैं वो है डिवीजन ऑफ वर्क। देखो बच्चों, अगर आप ये आज ये वीडियो देख रहे हो तो या तो आपका फ्रेश स्टार्ट है या फिर आप सीएमए, सीएस, सीडब्ल्यूए या सीए के बच्चे हो जिनका बिजनेस का ये टॉपिक पर्टिकुलरली क्लियर नहीं था, तो ये उनके लिए। देखो, डिवीजन ऑफ वर्क टोटली डिपेंड करता है आपके ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस पे कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। उस ऑब्जेक्टिव के इर्द गिर्द ही डिसाइड होता है आपका डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क हुआ क्या भाई? मेरा एक एक्स ऑब्जेक्टिव है, उस एक्स ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड कितने डिपार्टमेंट मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्रिएट हो सकते हैं, वो मेरा डिवीजन ऑफ वर्क होता है। डिवीजन ऑफ वर्क करना मतलब क्या होता है? जैसे हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, सेल्स, परचेज, प्रोडक्शन, ये सारे डिपार्टमेंट होते हैं। ये डिपार्टमेंट बनाए क्यों जाते हैं? वर्कलोड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, डिवाइड करने के लिए, कि इनके पीछे मोटिव है कि एक इंसान सारे काम ना करे, हर किसी काम को डिवाइड कर दिया जाए। हर काम का एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट होगा जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी और अथॉरिटी सब फॉलो करेगा। क्लियर है? अगला देखते हैं। अगला प्रिंसिपल है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो भाई, अगर आप अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं, डिवीजन ऑफ वर्क की बात करते हैं, तो एक वर्ड आप मिस नहीं कर सकते जिसको बोलते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। क्या बोलते हैं? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के अंदर तीन मेजर एलिमेंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। अब देखो भाई, फॉर एग्जाम्पल मेरा है कैश्यू प्रोसेसिंग यूनिट। तो कैश्यू प्रोसेसिंग मतलब काजू प्रोसेस होता है। तो अगर मेरी काजू प्रोसेसिंग यूनिट है तो उसके अंदर कौन कौन से नेसेसरी डिपार्टमेंट है जो मेरे को रखने पड़ेंगे? पहला है परचेज डिपार्टमेंट जो रॉ मटेरियल परचेज करेगा। दूसरा है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो पूरा प्रोडक्शन संभालेगा। तीसरा है एचआर जिसका काम है ह्यूमन रिसोर्स रिक्रूट करना। चौथा है फाइनेंस जो परचेज से लेके सेल्स तक का पैसा है उसका इनफ्लो आउटफ्लो को रिकॉर्ड करता है। अब यही डिपार्टमेंट रिक्वायर्ड थे। मैंने क्या करा, हर डिपार्टमेंट का एक पर्टिकुलर हेड क्रिएट करा जिसको मैंने बोला मैनेजर। वो मैनेजर को मिली डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, मतलब पावर ट्रांसफर हुई मुझसे मेरे मैनेजर्स तक। चाहे वो प्रोडक्शन हो, सेल्स हो, मार्केटिंग हो, एचआर हो, कोई सा भी मैनेजर हो जो मेरे डिपार्टमेंट के अंदर है, जिसको मैंने काम सौंप रखा है। तो क्या क्या चीजें ट्रांसफर होगी? अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। ये तीनों चीजें जब ट्रांसफर होती है ना तो उसको बोला जाता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। चलते हैं आगे। अगला है डिसिप्लिन। देखो भाई, किसी भी बिजनेस के अंदर एक सर्टेन कोड ऑफ कंडक्ट होता है। फिर और क्या चीजें होती है? कोड ऑफ कंडक्ट के अलावा एक सुपीरियर से सबऑर्डिनेट का एक अच्छा रिलेशन होता है। तो भाई, अगर मैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कर रहा हूं, मतलब अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी ट्रांसफर कर रहा हूं, तो ये मेक श्योर करूंगा कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसिप्लिन हो। रूल्स एंड रेगुलेशन, कोड ऑफ कंडक्ट मस्ट बी फॉलोड बाय माय ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या होता है? ये डिवीजन ऑफ वर्क होता है। भाई, जिस तरीके का डिसिप्लिन होगा उसी तरीके की पेनाल्टीज भी लगाई जाती है ताकि हर कोई काम डिसिप्लिन के अंदर रह के करे। अकाउंटेबिलिटी भी तो होनी चाहिए ना किसी बिजनेस के अंदर। मान लो मेरा मैनेजर ही ढंग से काम नहीं कर रहा तो मैं अकाउंटेबल किसको बनाऊंगा? तो अकाउंटेबल बनाने के लिए मुझे डिसिप्लिन को भी फॉलो करना पड़ेगा। अनलेस मैंने आपको पावर देके रखा तो आप उसका मिसयूज नहीं कर सकते, तो आप भी उसके लायबल होगे। उस पर्टिकुलर टाइम डायमेंशन का आप भी क्या होगे? पार्ट होगे। क्लियर है? अगला देखते हैं। देखो, अगला प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब होता है द कमांड मस्ट कम फ्रॉम अ सिंगल पर्सन। मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 10 बॉसेस हैं। अगर 10 अलग अलग टास्क देंगे तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। इसी के लिए हमने क्या करके रखा? डिवीजन ऑफ वर्क करके रखा।
हर किसी को उसका वर्क डिवाइड कर दिया गया है। तो जो बंदा जिस डिपार्टमेंट को संभाल रहा है वो दूसरे डिपार्टमेंट के इश्यूज में, प्रॉब्लम्स में, कुछ भी इवेंट्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो कौन सा प्रिंसिपल फॉलो कर रहा है? यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का बेसिकली मतलब ही होता है कि द कमांड मस्ट कम फ्रॉम अ सिंगल पर्सन। क्लियर है? आगे देखते हैं। अगला है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। देखो, जिस तरीके से यूनिटी ऑफ कमांड है, सेम उसी तरीके से यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के डायरेक्शन भी कहां से मिलना चाहिए? टॉप लेवल मैनेजमेंट से मिलना चाहिए। हमने जैसे कि पिछले चैप्टर में देखा था लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट कितने होते हैं? 3, टॉप, मिडिल, लोअर लेवल। तीनों लेवल क्या होते हैं? लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं। जो डायरेक्शन प्रोवाइड करने का काम है वो कौन करता है? वो टॉप लेवल मैनेजमेंट ही करता है। कौन करता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ही करता है, जिसको क्या बोला जाता है? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। क्लियर है? अगला देखो, सब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। बहुत अच्छा है टॉपिक है ये कि सब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट का बेसिकली मतलब होता है कि एग्जांपल ले लो, मुझे कोई काम मेरे सुपीरियर ने दिया जिसके बदले मुझे 20 लाख रुपए मिले। क्या बोला? मुझे कोई काम मेरे सुपीरियर ने दिया जिसके बदले मुझे 20 लाख रुपए मिले। मैंने वही काम में से 5 लाख रुपए मेरे सबऑर्डिनेट को देने का वादा कर लिया और वो पर्टिकुलर टास्क मुझको पता है मैं तो कर नहीं पाऊंगा, करेगा कौन? मेरे सबऑर्डिनेट। तो उनने वो काम करके दिया जिससे मेरा टास्क कंप्लीट हुआ, उनका भी फायदा, मेरा भी फायदा। उसको बोलते हैं सबऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। क्लियर है? अब देखो, और भी हर ऑर्गेनाइजेशन के हर डिपार्टमेंट में एक सर्टेन टारगेट सेट होते हैं। उन टारगेट्स को फुलफिल करते हैं तभी ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव होता है। वो भी हो सकता है। ठीक है? अगला है रेम्यूनरेशन ऑफ अ पर्सन। रेम्यूनरेशन ऑफ अ पर्सन का बेसिकली मतलब होता है किसी इंसान की सैलरी, वेजेस कैसे डिसाइड होती है? ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस, ऑन द बेसिस ऑफ स्किल सेट। तो यही तो 3 मेजर कारण है जो आपका डिसाइड करेगा रेम्यूनरेशन या सैलरी इन अ कंपनी। ओके, अगला देखो, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। मुझे नहीं पता कितने लोगों ने पार्टनर मूवी देखी है। मैं पार्टनर मूवी के अंदर एक स्पेसिफिक सीन था जहां गोविंदा कटरीना के सामने जाके बैठ जाता है। अब आपने देखा होगा कि कटरीना के राइट साइड, लेफ्ट साइड और उनके राइट साइड, उनके लेफ्ट साइड बहुत सारे लोग बोर्ड मीटिंग में बैठे हुए थे। ठीक है? तो मतलब कटरीना से हर किसी को पावर ट्रांसफर हुई है। मतलब क्या हुआ है? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। मतलब उन लोगों तक अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी ट्रांसफर हुई है। अब जिन जिन लोगों तक अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी ट्रांसफर हुई है, तो याद रखना जब पावर डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट टिल लोअर लेवल मैनेजमेंट होता है तो उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? डिसेंट्रलाइजेशन। Distribution of complete power from top level management to lower level management is known as decentralization. But at the same time, अगर टॉप लेवल मैनेजमेंट कोई गोल या ऑब्जेक्टिव डिसाइड करता है, कुछ भी डिसीजंस लेता है फॉर ऑर्गेनाइजेशनल बेनिफिट, उसको बोलेंगे सेंट्रलाइजेशन। क्या बोलेंगे? सेंट्रलाइजेशन। क्लियर है? अगला देख लेते हैं। देखो, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। फिर से वही एग्जांपल, पार्टनर मूवी का, गोविंदा और सलमान वाली। तो जो कटरीना थी वो इस पर्टिकुलर चार्ट में, इधर से देखो, ये कटरीना है। कटरीना के राइट, कटरीना के लेफ्ट, इनके राइट, इनके लेफ्ट। जब पावर के हिसाब से सिटिंग अरेंजमेंट होता है इन टॉप लेवल मैनेजमेंट, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। क्या बोला जाता है? प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। अगला देखते हैं। देखो, अगले का बेसिकली क्या है? अगला कौन सा है? अगला है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। देखो, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर का मतलब होता है प्लेसिंग थिंग्स एज पर देयर नेसेसिटी। अगर आप किसी भी मल्टी ग्रोसरी स्टोर गए होगे तो आपको कभी भी दाल वगैरह ना एकदम लास्ट में मिलेगा। नेसेसिटी का सामान, घी, तेल, चावल, आटा, दाल एकदम एंड में मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसके पहले वो बेफिजूल की चीजें सारी रखेंगे ताकि आप अट्रैक्ट हो।
उन पर्टिकुलर चीजों तक पहुंचने से पहले आप मल्टीपल चीजें ले लो, खरीद लो। उसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, प्लेसिंग थिंग्स एज पर देयर नेसेसिटी। अब याद रखना, मेकअप कभी भी 5 फीट, हमारे यहाँ इंडियंस में स्पेसिफिकली अगर बोला जाए लड़कियों की हाइट 5 फीट या 5 फीट से कम होती है, तो मेकअप हमेशा उनकी आंखों के सामने होता है। याद रखना, कोई भी मल्टी लाइन स्टोर हो गया, डिपार्टमेंटल स्टोर हो गया, उसके अंदर जो भी खिलौने होंगे वो 1 फीट 2 फीट की हाइट पे रखे होंगे। क्यों? क्योंकि बच्चों की इन जनरल हाइट ही उतनी होती है। वो किसके थ्रू होता है? प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर के थ्रू। अगला है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। मतलब इक्विटी का मतलब होता है इक्वालिटी, ट्रीटिंग सेम लेवल एम्प्लॉय इक्वल इज प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी और इक्वालिटी। क्लियर? अगला नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ अ पर्सनल। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ अ पर्सनल का मतलब टू बी स्टेबल एट अ जॉब फॉर अ मिनिमम ऑफ 1 or 2 ईयर, नॉट स्विचिंग फ्रीक्वेंटली। एक नौकरी 1 साल करी, दूसरी दूसरे साल, तीसरी तीसरे साल। यू शुड हैव अ स्टेबल जॉब वेयर यू कैन एटलीस्ट स्टे फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 2 or 3 years. So it shows that you are a person of capability and you need to be recognized by the organization. Okay? अगला इनिशिएटर। देखो यार भाई, भिखारी को भी भीख मांगने से मिलती है, वैसे इस पर्टिकुलर दुनिया के अंदर काम भी मांगने से मिलेगा। तो इनिशिएट आपको करना है, अगर आपको कोई काम चाहिए तो उसको बोलते हैं इनिशिएटिव। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। देखो, ई स्पिरिट डिकॉर्प। ई स्पिरिट डिकॉर्प का बेसिकली मतलब होता है यूनिटी ऑफ माइंड या टीम स्पिरिट। हम सब एक टीम में खेल रहे हैं, अलग अलग टीम का हिस्सा नहीं है। तो वो किसके अंदर आ जाता है? ई स्पिरिट डिकॉर्प में, कि हमें सबको एक साथ एक चीज के लिए काम करना है, एक गोल के लिए काम करना है, उसको बोलते हैं ई स्पिरिट डिकॉर्प। ठीक है बच्चों, इसी के साथ 14 प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फ्यूल का टॉपिक यही कंप्लीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आपको एफ.डब्ल्यू. टेलर मतलब फ्रेडरिक विल्सन टेलर के साइंटिफिक टेक्निक समझाई जाएगी, जिसमें आपको बताया जाएगा कैसे वो इंप्लीमेंट होते हैं। और उसकी नेक्स्ट वीडियो में, मतलब ये अगर हमारा पहला बिजनेस का वीडियो है, सेकंड इसके बाद आएगा, थर्ड वीडियो में इस पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड केस स्टडी सॉल्व की जाएगी। ठीक है, इसी के साथ साथ एक रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं, नहीं तो प्लीज हमें लाइक तो जरूर करके ही जाना। शुक्रिया, थैंक यू।